बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा लेक्चर है 09 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जी व्यूअर्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट व्हेन होल सैंपल स्पेस इज नॉट यूज्ड। याद रखें कि बाज़ औक़ात आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर आप कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या कर देते हैं, इम्पोज कर देते हैं। और जब भी आप कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं तो फिर याद रखें आपकी जो सैंपल स्पेस है वो पूरी की पूरी नहीं रहती, बल्कि वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हम कहते हैं कि हमने दो काइंस को टॉस किया है, पहले पे हेड आया तो दूसरे पे टेल आना चाहिए। इसका मतलब कि अगर हेड पहले पे हेड है तो दूसरे पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन अब उसने क्या कहा, दूसरे पे टेल आई है। इसका मतलब हेड अब हमारी सैंपल स्पेस में से क्या हो गया, रिमूव हो। हमारी सैंपल स्पेस में से क्या हो गया, रिमूव हो। जैसे आपने दो डाइस को थ्रो किया, वो कहता है कि पहली डाई पे इवन आने चाहिए, दूसरी डाई पे ऑड आने चाहिए। इसका मतलब 2 4 6, पहली डाई से 1 3 5 खत्म हो गया, दूसरी डाई से 2 4 6 खत्म हो गया, क्योंकि पहली पे इवन है तो इसका मतलब 2 4 6 आएंगे। दूसरी पे ऑड है, इसका मतलब 1 3 5 आएंगे। तो याद रखें, जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जब आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाती हैं, तो फिर आपकी सैंपल स्पेस जो है वो पूरी सैंपल स्पेस इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो। और ऐसी ही रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस के लिए अगर हमने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो उस प्रोबेबिलिटी को हम नाम देते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आगे देखिए क्या कह रहा है। वो कहता है कि इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इन अ रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस। The sample space is reduced by excluding certain outcomes of a sample space S, which are not our interest. वही बात मैंने जो ऊपर आपको बताई कि हम उसमें से उन आउटकम्स को एक्सक्लूड कर देते, निकाल देते, उन आउटकम्स को हम शामिल नहीं करते जिन आउटकम्स के अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं, जिनके अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। हम उन तमाम आउटकम्स को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। हम उसको अपनी सैंपल स्पेस से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, या हम उसको एक्सक्लूड कर। तो ऐसे जब आपकी सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाती है तो फिर जब आप उससे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब कि तमाम एक्सपेरिमेंट, याद रखें, सिंपल नहीं होते। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके हम अंदर हम कोई ना कोई कंडीशन, हम कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन वो हम क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं। तो जब भी कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है तो उस प्रोबेबिलिटी को हम नाम देते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखें, इन अदर वर्ड्स, प्रॉपर डेफिनेशन पे आता है। वो कहता है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। कि आपके पास कोई भी एक सैंपल स्पेस है, कोई भी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसकी आपके पास सैंपल स्पेस दी गई। अब वो कहता है कि उस सैंपल स्पेस के अंदर आपके पास दो इवेंट्स आ गए, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है। और वो साथ ये भी कहता है कि एंड इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल 0,
और याद रखिए कि बी की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये आगे चल के मैं अभी आपको डिफाइन भी करता हूँ। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड, कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की। अब कंडीशन क्या दी है, गिवन दैट। अब याद रखें जहां पर भी वर्ड गिवन दैट का यूज हो, जहां पर भी वर्ड इफ का यूज हो, या जहां पर भी वर्ड कंडीशन का यूज हो, इसका मतलब वो आउटकम, वो इवेंट आपकी क्या है, कंडीशन है, और वो आपकी रिस्ट्रिक्शन है। और उस कंडीशन और उस रिस्ट्रिक्शन के लिए फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म क्या करते हैं, यूज। और इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, ये जो मैंने स्लैश डाली है, ये स्लैश का मतलब गिवन है, और इस स्लैश के बाद आपके पास जो भी इवेंट आएगा ये आपकी कंडीशन होगी। और कंडीशन के लिए मैंने आपको वर्ड बताया कि कंडीशन का वर्ड यूज करेगा, गिवन दैट का वर्ड यूज करेगा, या इफ का वर्ड यूज करेगा। तो जिस इवेंट के साथ भी इफ, कंडीशन या गिवन दैट का वर्ड आए, वो आपकी कंडीशन होती है, और उस कंडीशन को आप स्लैश के बाद क्या करते हैं, राइट डाउन। तो ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और ये बी जो है ये आपकी क्या है, कंडीशन इज डिफाइंड बाय। और याद रखें इसका फॉर्मूला क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, बी आपके पास क्या है, कंडीशन, और ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब याद रखें, इसका मैं आसान सा आपको इसलिए बता देता हूँ कंडीशनल के फॉर्मूले को याद रखने का, कि अगर कोई भी दो इवेंट्स दिए जाएंगे तो आपने जब भी इसका फॉर्मूला राइट डाउन करना है, वो किस तरह बनेगा कि ऊपर न्यूमिनेटर में दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, इसको कॉमन भी बोलते हैं, इसको ज्वाइंट भी बोलते हैं, इसके लिए वर्ड ज्वाइंट का वर्ड भी यूज किया जाता है। ऊपर दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, और डिवाइड करना है किसके ऊपर बेटे, गिवन प्रोबेबिलिटी, कि जो भी गिवन इवेंट है, गिवन का मतलब स्लैश के बाद जो कंडीशन है, हमेशा उसी कंडीशन पे इसको क्या करना है, डिवाइड, उसकी प्रोबेबिलिटी। और याद रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, कि ये जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि याद रखें अगर ये जीरो होगी तो आपको याद है मैथमेटिकली कि समथिंग ओवर जीरो, अगर जीरो डिवाइजर में आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है, वो इन्फिनिटी हो जाता है, वो अनडिफाइन हो जाता है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है, जो डिवाइजर वाला जो प्रोबेबिलिटी है, ये जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये जीरो से बड़ी होनी चाहिए। इसी तरह अगर वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो बी की, कंडीशन गिवन दैट ए, अब ए आपकी कंडीशन है, तो अब क्या होगा, ऊपर दोनों की ज्वाइंट डिवाइडेड बाय गिवन, अब गिवन में आपका क्या आ गया, ए आ गया, तो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आसान सा तरीका याद रखने का कि ऊपर दोनों की ज्वाइंट कॉमन प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन लेना, और डिवाइजर में जो आपकी कंडीशन है, जो भी गिवन दैट वाला इवेंट है, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और इसमें फिर कंडीशन क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो जीरो से क्या होगा, ग्रेटर। अब देखें, अब नोट वही मैंने लिखा, जहां पर भी वर्ड गिवन दैट इफ या कंडीशन है, वो आपकी कंडीशन होती है, और वो स्लैश के बाद उस इवेंट को आप क्या करते हैं, राइट डाउन। अब यहाँ पे एक चीज याद रखें कि अगर इफ वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, ए गिवन बी जो है
वो ए के बराबर होनी चाहिए, या बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए। तो देन आप क्या कहेंगे, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी जो है वो आपके क्या हैं बेटे, इंडिपेंडेंट। वो आपके क्या हैं, इंडिपेंडेंट। या भी आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के मल्टीप्लीकेटिव लॉस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके अंदर भी यही टर्मिनोलॉजी जो है वो क्या हो रही है, यूज। अब देखें, अब सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है a coin is tossed 3 times, find the probability of at least 2 heads given that at least 1 head already occurs। वो कहता है कि हमने एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया। देखिए n ऑफ s 2 2 2 8 बन गई। ये आपकी क्या बन गई, सैंपल स्पेस। 3 हेड, 2 हेड वाली आउटकम, 1 हेड वाली आउटकम और 0 हेड। अब देखिए, अब 2 कहा, प्रोबेबिलिटी किसकी लेनी है, एटलीस्ट 2 की। गिवन दैट कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 हेड। इसका मतलब 2, गिवन दैट ने 2 इवेंट बनाए। पहले मैं कहता हूं लेट ए बी द इवेंट डिनोट दैट एटलीस्ट 1 हेड, कम अज कम 1 हेड है। बी बी द इवेंट डिनोट दैट एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड आ गए। अब 1 हेड वाली आउटकम, पहले 1 हेड वाली लिख ली। अब एटलीस्ट है, एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि ग्रेटर और इक्वल। 1 हेड लिख लिया। अब 1 से ज्यादा 2 हेड, ये 2 हेड वाली आउटकम आ गई। 2 से ज्यादा 3 हेड, 3 हेड वाली आउटकम आ गई। 4 हेड हो नहीं सकते क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम हेड ही कितने हैं, 3। एन ऑफ ए आपका 7। अब बी क्या है, एटलीस्ट 2 हेड। इसका मतलब सबसे पहले 2 हेड वाली आउटकम लो। सैंपल स्पेस, ये आपके पास सैंपल स्पेस पड़ी, 2 हेड वाली, 2 हेड वाली आउटकम आ गई। अब एटलीस्ट है, 2 से ज्यादा 3, ये 3 हेड वाली आउटकम आ गई। ये देखो पड़ी कितनी हो गई, टोटल 4। अब देखें, अब हमने फाइंड पहले क्या करना है, एटलीस्ट 2 हेड गिवन दैट एटलीस्ट 1 हेड। अब 2 हेड को बी से डिनोट किया, 1 हेड को ए से डिनोट किया। इसका मतलब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए एटलीस्ट 2 हेड गिवन दैट एटलीस्ट 1 हेड। अब देखिए, एटलीस्ट 2 हेड को हमने बी से डिनोट किया, तो देखिए बी आपका ऊपर आएगा। और गिवन दैट कंडीशन हमेशा मैंने आपको बताया स्लैश के बाद आती है। तो आपकी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 हेड गिवन दैट, तो देखिए एटलीस्ट 1 हेड ए। अब ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, इसको पी कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। के ऊपर मैंने बताया था दोनों की ज्वाइंट और डिवाइजर में गिवन। अब देखिए, अब ए और बी आपके पास पड़े, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लें। अब दोनों में जो कॉमन आउटकम है, देखिए 2 हेड वाली ये भी पड़, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये 3 हेड वाली भी कॉमन है, ये सारी की सारी क्या आ गई, कॉमन। क्लियर। अब देखें, अब प्रोबेबिलिटीज ले लें। पहले ए की प्रोबेबिलिटी, ए की आउटकम कितनी है, 7, टोटल कितनी है 8, तो 7/8। बी की आउटकम कितनी है, 4, टोटल कितनी है 8, तो क्या आ गई 4/8। ए इंटरसेक्शन बी की आउटकम 4, टोटल कितनी है 8, तो 4/8। अब फार्मूले में चलते, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है, 7/8। 7 डिवाइडेड बाय 8, 8 से कट गया, तो रिमेनिंग क्या बच गया, 4/7। और ये आपकी क्या आ गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 2 हेड given that at least 1 head is already up।
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलता हूं आपके पास। वो कहता है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। वो कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो कि हमने जो कार्ड ड्रॉ किया है वो क्या है, स्पेड है। हमने स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकाली। गिवन दैट, मैंने आपको बताया गिवन दैट इफ कंडीशन, ये आपकी कंडीशन है। गिवन दैट द कार्ड इज फेस। अब फिर देखें एक कार्ड की बात कर रहे हैं तो एन ऑफ एस हमारा 52 हो गया। अभी देखें जब भी आप कार्ड की बात करते हैं तो 26 ब्लैक, 26 आपके पास रेड, 13 आपके स्पेड के, 13 आपके क्लब के, 13 आपके हर्ट्स के, 13 आपके किसके हो गए, डायमंड के। ठीक है, अब स्पेड की बात की है तो स्पेड कितने होंगे, 13। फेस, अब याद हो मैंने आपको बताया था फेस कार्ड वो होते हैं जिनके ऊपर पिक्चर्स बनी होती है। अब कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं याद रखें, एक आपके पास जैक, क्वीन एंड किंग। जैक, क्वीन, किंग, ये वो कार्ड हैं जिनके ऊपर तस्वीरें बनी होती है, जिनके ऊपर पिक्चर्स बनी होती है, इसीलिए इनको हम फेस कार्ड कहते हैं, या इनको हम पिक्चर कार्ड कहते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं, पिक्चर कार्ड। क्लियर। अब याद रखें, अब फेस कार्ड कितने होंगे टोटल, स्पेड तो हमें पता चल गया 13 है। अब फेस कार्ड कितने होंगे, 12 है, क्योंकि देखिए 4 जैक हैं, 4 क्वीन है, 4 किंग है, 4 जमा 4 जमा 4 तो कितने हो गए, 12 होंगे। अब स्पेड में फेस कार्ड कितने हैं, देखिए स्पेड में भी जाहिर बात है फेस कार्ड होंगे, एक स्पेड का एक जैक भी होगा, स्पेड में एक क्वीन भी होगी, स्पेड में एक किंग भी होगी। इसका मतलब अब जैक, क्वीन, किंग, ये स्पेड में, ये स्पेड कार्ड भी है और ये आपके पास क्या है, फेस कार्ड भी। तो कॉमन अब आपके पास दोनों में कितने हो गए, 3 कार्ड हो गए, जैक ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड एंड किंग ऑफ स्पेड। ये तीनों कार्ड जो हैं ये स्पेड में भी आ रहे हैं, ये तीनों कार्ड जो हैं ये आपके एज ए फेस कार्ड भी क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर। अब देखें, अब सोल्यूशन में जा रहा हूं। वो कहता है कि लेट ए बी द इवेंट डिनोट कार्ड इज स्पेड, लेट बी बी द इवेंट डिनोट कार्ड इज फेस। जाहिर बात है स्पेड और फेस में कॉमन है 3 कार्ड, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो अब देखें कॉमन के लिए क्या यूज करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी द इवेंट डिनोट दैट कार्ड इज स्पेड एंड फेस। आपका कार्ड जो है वो स्पेड भी है, आपका कार्ड जो है वो फेस भी है। अब देखिए स्पेड कार्ड कितने हैं, 13, फेस कार्ड कितने हैं, 12, अभी मैंने आपको बताया ऊपर। कॉमन कार्ड कितने हैं, 3, जो कि स्पेड भी हैं और फेस भी है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले उसने कहा कि अब हमने प्रोबेबिलिटी क्या लेनी थी, कार्ड इज स्पेड, अब स्पेड ए है, गिवन दैट फेस, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, यही प्रोबेबिलिटी बनेगी। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है, बी। अब फार्मूला दोनों की ज्वाइंट डिवाइडेड बाय गिवन, अब गिवन में बी है तो डिवाइजर में क्या आ गया, बी आ। अब ए इंटरसेक्शन बी, कितने कार्ड है, 3, टोटल कितने हैं, ये देखो ऊपर 52, तो 3/52। अब बी की प्रोबेबिलिटी, बी में कितने कार्ड है, 12, टोटल कितने हैं, 52, तो 12 डिवाइडेड बाय 52, 52 से कैंसल, तो 3/12, 1/4, ये आपकी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। अब देखें एग्जांपल एक और, वो कहता है इन टॉसिंग 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स गिवन दैट अ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन। अब देखिए पहली सोल्यूशन, जब भी 2 हेड्स आप
टॉस करते हैं तो ये आपकी सैंपल स्पेस है। n ऑफ f 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। अब a उसने दो इवेंट पहले पार्ट में, वो कहता है 2 है गिवन दैट 1 है अहेड ऑन फर्स्ट कॉइन। अब देखिए एक इवेंट दो हेड वाली आउटकम आ गई। बी ने क्या कहा, पहले कॉइन पे क्या आया, हेड आया, हेड हेड। देखो पहले कॉइन पे हेड, पहले कॉइन पे हेड, बी आ गया, ये गिवन दैट है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी कैलकुलेट कर। तो अब देखिए सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये इंटरसेक्शन आ गया आपके पास, दोनों में कॉमन पॉइंट ये कॉमन है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की आउटकम देखिए काउंट करें 2 है, टोटल आउटकम्स 4 हैं। ए इंटरसेक्शन बी की आउटकम 1 है, टोटल आउटकम कितनी है, 4 है। पुट किया तो 1/4 डिवाइडेड बाय 2/4। तो आंसर आपका क्या आ गया, 1/2। अब देखिए वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स गिवन दैट एटलीस्ट 1 है। अब 2 हेड की प्रोबेबिलिटी लेनी, लेकिन अब कंडीशन उसने बदल दी। कंडीशन क्या कहा, एटलीस्ट 1 है। तो मैंने सेकंड पार्ट में, अब ए तो हमारे पास ऑलरेडी 2 हेड है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 है। तो एटलीस्ट 1 को मैंने सी से डिनोट कर दिया। एटलीस्ट का मतलब पहले 8 हेड वाली और मैक्सिमम एक से ज्यादा कितने होंगे, दो हेड वाली आ गई। अब हमने प्रोबेबिलिटी क्या लेनी है, प्रोबेबिलिटी हमने लेनी है ए गिवन सी। ये देखो ए गिवन सी, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ए इंटरसेक्शन सी आपके पास बन जाएगा 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, 3/4। तो 4 से कट गया तो बाकी आपके पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3। ये आपकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ऐसी एग्जांपल्स मोस्टली पेपर्स के अंदर आती है। वो कहता है 2 डाइस आर थ्रोन। सबसे पहले 2 डाइस को थ्रो किया, सैंपल स्पेस बना ली। हर लेक्चर में बताता हूँ, पहले 1 को 6 टाइम, 2 को 6 टाइम, 3 को 6 टाइम, 4 को 6 टाइम, 5 को 6 टाइम, 6 को 6 टाइम। 1 से लेकर 6 तक तमाम आउटकम्स लिखे, 2 से लेकर 6 तक 1 से लेकर 6 तक तमाम आउटकम 2 के साथ। फिर इसी तरह 1 से 6 तक तमाम आउटकम 3 के साथ, 1 से 6 तक तमाम आउटकम 4 के साथ, 1 से 6 तक तमाम आउटकम्स 5 के साथ, 1 से 6 तक तमाम आउटकम 6 के साथ ले लें। तो टोटल 36 आउटकम। अब देखो स्टेटमेंट में चलता हूँ। वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 डाइस इज 8। प्रोबेबिलिटी हमने क्या लेनी है कि सम क्या है, 8 है। गिवन दैट, अब कंडीशन उसने दो दी, फर्स्ट डाई शो 3, द सम ऑफ 2 डाइस इज इवन। दो कंडीशन दी। पहली कंडीशन क्या है कि पहली डाई पे 3 आया। दूसरी कंडीशन क्या है कि सम ऑफ 2 डाइस इज इवन, कि दोनों डाइस का सम क्या है, इवन। अब 3 इवेंट बनेंगे। सबसे पहले पहला सम 8 है, पहली डाई ने 3 शो किया, सम क्या है, इवन है। अब ये 3 इवेंट बन गए और यही 3 इवेंट देखे पहले मैं बना दूं। मैं कहता हूं कि लेट ए बी द इवेंट डिनोट सम इज 8, लेट बी बी द इवेंट डिनोट फर्स्ट डाई शो 3, लेट सी बी द इवेंट डिनोट सम इज इवन। यही 3 पॉसिबिलिटीज गई थी ना। पहला सम हमने 8 है, फर्स्ट डाई ने 3 शो किया, बी से डिनोट कर दिया, सम ऑफ 2 डाइस इज इवन, सी से डिनोट हो गया। अब देखें, अब सबसे पहले ए की आउटकम, हम क्या है, 8 है, 2 6, 3 5, 4 4, 5 3, 6 2। पहली डाई पे 3 आया, देखो 3 1,
3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ये आउटकम पहली डाई पे, दूसरी नहीं, पहली डाई पे 3 आया, तो पहला 3 होना चाहिए, ये आ गई, ये देखो पहली डाई पे 3 आ गया। दूसरा सम जो है वो इवन है, जमा करो, देखो 1 1 2, 1 1 3 1 5 1, इनको अगर जमा करें तो 6 बनेगा, इसको जमा करें 4 बनता है, इसको जमा करें 2 2 2 4 2 6 2, जमा करें तो 8 बनता है, 1 3 3 3 5 3, जमा करें तो इवन बनता है, फिर 2 4 4 4 6 4, जमा करें तो इवन बनते हम, 1 5 3 5 5 5, इनको इन आउटकम्स को जमा करें तो सम इवन बनता है, 2 6 4 6 6 6, इन इवेंट्स को जमा करें तो सम क्या बनता है, इवन बनता है, ये ठीक है। और सी में आउटकम 18 हो गई, बी की 6 है, ए की 5। अब देखें, अब प्रोबेबिलिटी हमने क्या लेनी है, पहले फार्मूला में डिफाइन करता हूँ। उसने कहा था कि सम 8 है गिवन दैट पहली डाई में 3 शो की, इसका मतलब ए गिवन बी। दूसरे में सम 8 है गिवन दैट, सम क्या है, इवन है, तो 8 गिवन इवन, क्या फार्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब ऊपर आ जाए, सबसे पहले ये दो इवेंट है ए और बी, इनका कॉमन ले, इनमें देखे 3 5 3 5 कॉमन, ये देख एक कॉमन आउटकम आ गई। ए इंटरसेक्शन सी, इसका कॉमन ले, 2 6, देखिए 2 6 पड़ा है, 3 5 3 5 पड़ा है, 4 4 ये पड़ा है 4 4, 5 3 कॉमन है, 6 2 कॉमन, सारी कॉमन आ गई, कितनी होगी, 5, ठीक है जी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लें, अब बी की आउटकम कितनी है, 6, टोटल आउटकम कितनी है, 36, तो 6/36। सी की आउटकम कितनी है, 18, टोटल आउटकम कितनी है, 36। ए इंटरसेक्शन बी की आउटकम कितनी है, 1, टोटल आउटकम है 36। ए इंटरसेक्शन सी की आउटकम कितनी है, 5, टोटल कितनी है, 36। तो ये इनकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, बी की प्रोबेबिलिटी लेनी है तो बी की आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम का मतलब एन ऑफ एस, एन ऑफ एस। इसी तरह सी की आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ए इंटरसेक्शन बी की आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ए इंटरसेक्शन सी की आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब देखें ए गिवन बी, पुट करें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1 डिवाइडेड बाय 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6 डिवाइडेड बाय 36, 36 से कैंसल, 1/6 आंसर। अब देखें ए इंटरसेक्शन सी 5/36, ये देखिए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 18/36, 36 से कैंसल, तो 5/18, ये आपका क्या बन गया, आंसर जी। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैरिड मैन वॉच द टीवी शो इज 0.4। वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी दी गई है कि जो मैरिड मैन है वो टीवी देखता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वाइफ वॉचेस द शो इज 0.5, और प्रोबेबिलिटी कि उसकी जो बीवी है वो वही टीवी शो देखती है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.5, कि मैरिड मैन की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाचिंग शो है वो 0.4 है,
उसकी वाइफ की जो प्रोबेबिलिटी है वॉचिंग द शो वो कितनी है 0.5, मैन की 0.4 है, उसकी वाइफ की 0.5. The probability that both men and women watch the show is 0.35. कि दोनों आदमी और औरत, मैन और उसके वाइफ, उनकी जो शो को देखने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.35. सबसे पहले मैं कहता हूं ए इवेंट है कि मैन ने वॉच किया, बी इवेंट है उस वुमेन का मतलब उसकी वाइफ ने जो वॉच किया, ए इंटरसेक्शन बी इवेंट है कि मैन एंड वुमेन. अब देखिए मैन ने वॉच करने की प्रोबेबिलिटी 0.4, वुमेन के वॉच करने की प्रोबेबिलिटी 0.5, बोथ के देखने की प्रोबेबिलिटी, वॉच करने की प्रोबेबिलिटी 0.35. हमें स्टेटमेंट में दिया था, मैंने मैन को ए से डिनोट किया, वुमेन जो उसकी वाइफ है उसको मैंने बी से डिनोट कर लिया, और जो मैन एंड वुमेन है, एंड के लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, ओके, ए इंटरसेक्शन बी 0.35. अब क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैन वॉच द टीवी शो, वॉच द शो, कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि मैन जो है वो शो देखता है, गिवन दैट हिज वाइफ वॉचेस द टीवी शो. जबकि गिवन दैट क्या दिया कहा है कि उसकी बीवी भी वही शो देखती. तब वो ऐसे वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि मैन भी वो टीवी शो देखता है जबकि उसकी बीवी भी वही टीवी शो जो है वो क्या करती है, वॉच करती. अब देखें वर्ड गिवन दैट का इसमें यूज हुआ, इसका मतलब अब मैन को देखने की प्रोबेबिलिटी ए है तो पी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब हमने ए गिवन बी फाइंड कर, किसके इक्वल बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऊपर दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी. अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय गिवन बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया 0.5, 0.35 डिवाइडेड बाय 0.5 तो 0.7. ये प्रोबेबिलिटी आ गई मैन वॉच द शो गिवन दैट हिज वाइफ आल्सो वॉच द शो.